तो एआई के महाकुंभ का आज है तीसरा दिन और इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गई हैं। प्रोफेसर काव्या यशोरा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं यार्ड स्कूल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, आईआईटी दिल्ली से, और शैलेंद्र मिश्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता। अपने दोनों ही मेहमानों का हम स्वागत करते हैं। सबसे पहले काव्या जी, आपसे समझना चाहेंगे, बेहद महत्वपूर्ण ये सम्मेलन जो है देख रहे हैं, दुनिया के सबसे बड़े सम्मेलनों में से एक है, और जिस तरह से इस पूरे जिसे कहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बताया जा रहा है कि औद्योगिक क्रांति भी तीसरी इसको कहा जा रहा है, तो अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। वैश्विक लीडर आज प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं। किस तरह से देखते हैं तकनीक के आदान प्रदान की दृष्टि से, किस तरह से देखते हैं एक नए भविष्य की ओर, तकनीक और नया भविष्य एक साथ, और उसमें भारत को जब वैश्विक हब बनाने की बात हो रही है? मैं सबसे पहले आपसे ये कहूंगी कि ये एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है हमारे यूथ के लिए, हमारे देश के लिए, जहाँ पे हम अपनी टेक अवेयरनेस, टेक प्रिपेयर्डनेस, ये दोनों एग्जिबिट कर रहे हैं। और अगर आप भारत मंडपम जाके देखें तो जो जोश युवाओं में है, उसको देख के लगता है कि इंडिया अब सिर्फ कंज्यूमर नहीं है टेक्नोलॉजी का, इंडिया अब एक इक्वल पार्टिसिपेटर है और डेवलपर है। सुबह प्रेसिडेंट मैक्रॉन ने कहा था कि जितने लोग आज, जितने टॉप लीडर्स, टेक लीडर्स आज वर्ल्ड में डेवलप कर रहे हैं, उसमें से काफी इंडियन बॉर्न हैं। मैं एक सेंटेंस आगे और जोड़ूंगी कि और जितना डेटा इन सारे मॉडल्स को प्रिपेयर करने में जा रहा है, उसमें से काफी हद तक इंडिया का डेटा है, बिकॉज सबसे ज्यादा पॉपुलेशन हमारी कंट्री की है। हम टेक वाइज हम बहुत कंफर्टेबल हैं, हमारा यूथ बहुत एक्सपेरिमेंटल है। और प्रिपेयर्डनेस की बात है तो स्टार्टअप्स ने जिस तरीके से हमें एक जो मिडिल लेवल वैक्यूम क्रिएट हो जाता था इंडस्ट्री और एकेडेमिया के बीच में, स्टार्टअप ने उसको फिल किया और बहुत तेजी से फिल किया है। आप मानेंगे कि अगर जब आप भारत मंडपम जा रहे हैं तो इतना जोश है लोगों में, न तो अलोन वो सिर्फ देखना चाहते हैं बल्कि वो सीखना चाहते हैं, वो इंटरनेशनल कोलैबोरेशन करना चाहते हैं। वेरी यंग स्टूडेंट्स, ये सब देख के लगता है कि जब हमने डिसाइड किया कि हम ये एआई सबमिट करेंगे और वर्ल्ड ने भी हमें सपोर्ट किया, 123 कंट्री के लोग, यंग एंटरप्रेन्योर्स आए हैं, तो अब इंडिया की छवि बहुत अलग है। इंडिया एक लीडिंग फ्रॉम फ्रंट की पोजीशन में है और हम स्टार्टिंग फ्रॉम फीडिंग इन डेटा टू एप्लीकेशन, नॉट ओनली फॉर कंज्यूमिंग बट रादर फॉर डेवलपिंग ऑल्सो। हम चारों तरफ अब इस टेक के हैं और अब हम एक बहुत बड़े लीडर की तरह से इमर्ज हो रहे हैं। काव्या जी, इसी दिशा में एक और महत्वपूर्ण जो खबर आ रही है वो, जैसे कि भारत ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नाम दर्ज करा लिया है नैतिक एआई के इस्तेमाल को लेकर। ये अपने आप में कितनी बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि ये भी विश्व भर में एक बड़ा सवाल है कि किस तरह से इसके उपयोग को तर्कसंगत बनाया जाए और उसके साथ साथ नैतिक भी बनाया जाए, इसका सही इस्तेमाल हो। आप कभी भी इतिहास उठा के देख लीजिए टेक्नोलॉजी का, इंडिया ने कभी भी अलोन प्रॉफिट के लिए टेक्नोलॉजी यूज नहीं करी है। हमने इंटरनेट जैसी टेक्नोलॉजी को भी कई बार फ्री में ही अप्लाई किया है, यूज किया है। आज भी यूपीआई हम मोर और लेस फ्री में ही यूज कर रहे हैं। इंटरनेट का बहुत ही कम चार्ज है, वर्ल्ड का सबसे सस्ता इंटरनेट इंडिया में है। एआई को लेके हमारी देश में जो हमारे लीडर्स हैं, उनकी पहली रिक्वायरमेंट थी कि हम इसको नैतिक बनाएंगे। जो साइन किया है लोगों ने, वो ये हमारी कल्चर दिखाता है कि हम टेक्नोलॉजी में तो नंबर 1 बनेंगे ही, हम उसके साथ में नैतिकता नहीं छोड़ेंगे। वी विल ऑलवेज कीप द एथिक्स इन्वॉल्व। हम लास्ट माइल को अगर इन्वॉल्व करेंगे तो कंसेंट बेसिस पे या उनके अग्रीमेंट बेसिस के ऊपर करेंगे। हम किसी का डेटा मिसयूज नहीं करेंगे, हम कॉपीराइट वायलेशंस नहीं करेंगे, हम हार्ड अर्न वर्क अपने नाम से नहीं पब्लिश करेंगे। कहीं ना कहीं इस अग्रीमेंट की साइनिंग इटसेल्फ शो करती है कि हम एक टेक्नोलॉजी को नया एंगल दे रहे हैं, टेक विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी, टेक विथ एथिकल अप्रोच, और ये सिर्फ इंडिया ही कर सकता है। बिल्कुल, जिम्मेदारी भी और एक बड़ी भागीदारी भी भारत की इसमें दिखाती है। हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, क्या कुछ हाइलाइट्स आज की रहने वाली हैं? देखिए, 2.5 लाख से ज़्यादा लोगों ने ये प्रण लिया है, शपथ लिया है कि एआई के नैतिक इस्तेमाल और रिस्पांसिबल इस्तेमाल को लेकर, और ये एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसे शामिल किया गया। इसकी औपचारिक घोषणा आपसे थोड़ी देर पहले की गई, यानी एआई सम्मेलन में एक बड़ा रिकॉर्ड बनते हुए भी आज देखा गया है। दूसरी बात यह है कि हम जानते हैं कि एआई के सेफ इस्तेमाल को लेकर पर चर्चा भी आज सुबह
के सबसे शुरुआती सत्र में देखने को मिली। अलग अलग कई सत्र हो रहे हैं एआई के इस्तेमाल को लेकर अलग अलग सेक्टर्स में, और उसमें हम देख रहे हैं कि महत्वपूर्ण ग्लोबल लीडर्स की भागीदारी दिखाई दे रही है। एक खबर और बहुत महत्वपूर्ण है, खास तौर पर उनके लिए जो एआई सम्मेलन में आना चाहते हैं, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है। हम जानते हैं कि 19 से भी ज़्यादा 2.5 लाख से ज़्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है। ये मुफ्त रजिस्ट्रेशन है और बड़ी संख्या में हम देख रहे हैं कि पहले दिन से लोग सम्मेलन में, एक्सपो में आ भी रहे हैं। तो एक दिन के लिए शनिवार को भी एक्सपो और आगे बढ़ा दिया गया है। तो यानी अब 21 तारीख को भी एक्सपो में स्टॉल विजिट आम लोग कर सकते हैं। उनके लिए एक खुशखबरी है, शाम 8 बजे तक ये खुला रहेगा। और इसके साथ ही साथ एक जानकारी और भी है कि 20 और 21 को आम लोगों के लिए खुला रहेगा, लेकिन कल आम लोगों के लिए ये एक्सपो बंद रहेगा। चूँकि बहुत सारा वीआईपी मूवमेंट होना है, जो आमंत्रित लोग हैं सिर्फ वही कल के अलग अलग सत्रों के लिए वो अपनी भागीदारी कर पाएंगे, लेकिन एक्सपो में आम लोग कल नहीं जा पाएंगे। ये जानकारी पहले ही दे दी गई है, जिससे कोई एक तरह से किसी को कोई दिक्कत ना हो। और ये स्टॉल जिन लोगों ने लगाया था और जो फीडबैक आया था कि बड़ी संख्या में लोग यहाँ विजिट करना चाहते हैं, उत्साह दिख भी रहा है। आसपास के देश भर से तमाम इंजीनियरिंग कॉलेज के जो छात्र हैं, उनको एक नया अनुभव हो रहा है एआई की बदलती दुनिया को लेकर। और इन सब को देखते हुए एक दिन के लिए एआई सम्मेलन में जो एक्सपो लगा है उसको आगे बढ़ा दिया गया है। तो निश्चित तौर पर हम उम्मीद यही कर रहे हैं कि कई भागीदारी, ग्लोबल भागीदारी भी देखने को मिलेगी आगे। और साथ ही साथ भारत जो स्वदेशी एआई अलग अलग मॉडल विकसित कर रहा है, उसकी भी झलक कई स्टॉल्स पर देखने को मिल रही है। तो बहुत बड़ा अवसर है भारतीय आईटी कंपनियों के लिए, एआई कंपनियों के लिए, और उन स्टार्टअप्स युवाओं के लिए जो स्टार्टअप में आगे बढ़ रहे हैं या एआई में अपना करियर बनाना चाहते हैं। और साथ ही साथ जो हम समस्याओं को सॉल्व करना चाहते हैं एआई के जरिए, चाहे हेल्थ केयर सेक्टर में है, एजुकेशन में हो या तमाम हम सेक्टर्स में, वो किस तरह से भविष्य की दुनिया होगी, कैसे एआई मददगार होगा, इन सब के लिए ये एआई सम्मेलन बहुत महत्वपूर्ण है। और कैसे दुनिया बदलने वाली है एआई के सहारे, बिल्कुल एक बड़ा मंच है, कैसे हम अपने तमाम चुनौतियों को पार पाएंगे, उसके लिए एक सबसे बड़ा मंच है अगर आप कहें एआई सम्मेलन। बिल्कुल। प्रोफेसर काव्या, आपसे भी जानना चाहेंगे इस बात को कि जिस तरह से जो वैश्विक लीडर हैं, ग्लोबल टेक लीडर हैं, वो जो हैं प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, द्विपक्षीय वार्ता भी हो रही है, और उनके साथ जो प्रतिनिधिमंडल आए हैं उनके जो प्रदर्शन है गैजेट्स के, वो भी वहाँ पर हो रहे हैं, तकनीक का प्रदर्शन हो रहा है। किस तरह से आप देखते हैं भारत को तकनीकी कूटनीति का हब बनते हुए भी? मैं इसको सिर्फ एक फॉर्मल मीटिंग की तरह से नहीं देखती हूँ, मैं इसको एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी की तरह से देखती हूँ, एक ट्रस्ट ऑफ अ कंट्री की तरह से देखती हूँ। ये सारे टेक लीडर्स, इनके पास दुनिया के तमाम देश थे जहाँ पे ये इन्वेस्ट कर सकते थे, लेकिन उन्होंने भारत चुना क्योंकि भारत उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। भारत टेक्नोलॉजी के मामले में कई पैरामीटर्स में नंबर 1 है। हेल्थ टेक में हम सबसे अच्छा कर रहे हैं, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। सो इन टेक लीडर्स का हमारे प्रधानमंत्री जी से मिलना ये नए आयाम खोल रहा है अपॉर्चुनिटी के, इन्वेस्टमेंट के, टेक्नोलॉजी इनिशिएशन के, पॉलिसीज के। क्योंकि टेक्नोलॉजी, एआई टेक्नोलॉजी में पर्टिकुलरली बहुत सारे लोगों का ये कंसर्न है कि अभी हमारी पॉलिसीज फर्म लेड डाउन नहीं है, और ये बात सही भी है। तो इन्हीं ग्लोबल ब्रेन से मिलके, इन्हीं बेस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजिकल ब्रेन से मिलके हम ऐसी पॉलिसीज भी बनाएंगे जो लास्ट माइल को तो फेवर करे ही, बट टेक्नोलॉजी के लिए भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वगैरह, इन सब के थ्रू टेक्नोलॉजी का पेनिट्रेशन हमारी कंट्री में मोर एंड मोर हो। यहाँ पे डेवलप किए हुए सॉफ्टवेयर, स्वदेशी सॉफ्टवेयर ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे देशों में डिप्लॉय हो सकें या उनके साथ एम्बेड हो सकें, हमारे इंजीनियर्स दूसरे देशों में जाके ट्रेनिंग दे सकें। सो ये मैं इसको एक बहुत बड़ी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, मैं इसको एक बहुत बड़ी कूटनीति की एक अपॉर्चुनिटी मानती हूँ, बल्कि इसको टेक्नोलॉजिकल कूटनीति की एक अपॉर्चुनिटी मानती हूँ। और ये हमारे देश का, मैं कहूँगी ये स्वर्णिम वीक है, जिसमें हम फ्यूचर में झांक के अपने यूथ को उसको दिखा के कि दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन, और एआई इज गोइंग टू स्टे हियर। और ये सारे के सारे लोग हमारे देश पे विश्वास करते हैं, आप पे विश्वास करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली वो जो 20, 21, 22 साल का बच्चा है, टेक्नोलॉजी तो वो डेवलप भी करेगा और वो कंज्यूम भी करेगा। सो ये हमारी एक बढ़ती वर्चस्व की एक कहानी है, एक इतिहास है जो अभी लिखा जा रहा है। और इन सब का, इन सारे लीडर्स का हम पे विश्वास
ये शो करता है कि हम एक टेक्नोलॉजिकल हब बनने वाले हैं और हम उस राह पे चल पड़े हैं। बिल्कुल, स्वर्णिम सप्ताह आप बता रही हैं इस सप्ताह को। ये भी काव्या जी आपसे समझना चाहेंगे कि जिस तरह से अगर हम रीस्किलिंग की बात कर रहे हैं, अपस्किलिंग की बात कर रहे हैं, कौशल विकास की बात कर रहे हैं, क्षमता निर्माण की बात कर रहे हैं, तो वो केवल युवाओं के लिए नहीं है बल्कि किसानों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, MSMEs के लिए भी है। तो तमाम क्षेत्र हैं। जिस तरह से डेमोक्रेटाइजेशन AI का करने की बात प्रधानमंत्री कहते हैं एक बड़े विजन के साथ, तो ये कितना बड़ा मौका है, ये कितना इनको अपलिफ्ट करेगा और किस तरह से जब हम कहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत, इसमें सबकी भागीदारी को सुनिश्चित करेगा। आप देखिए, सुबह फ्रेंच प्रेसिडेंट ने क्या कहा कि अब वो टाइम नहीं है जब लोग इंडिया के लिए बनाते थे, अब वो टाइम है कि इंडिया के साथ कौन बनाएगा। मतलब इंडिया इज टेकिंग अ लीड, और इंडिया के साथ जब बनाएगा तो फिर इंडिया की टर्म्स एंड कंडीशंस पे, इंडिया के स्टेक होल्डर्स के लिए, इंडिया के एप्लीकेशंस के लिए बनाएगा। जब हमारा लास्ट माइल फार्मर खेत में खड़ा होकर सब अपना स्मार्टफोन देखेगा और वो स्मार्टफोन सैटेलाइट से लेके सॉइल तक का डेटा कनेक्ट करके उसको बताएगा कि एक हफ्ते बाद बारिश आने वाली है, या ये बीमारी आने वाली है, या ये उत्तम बीज है, या मार्केट का प्राइस ये है, तो वो लास्ट माइल का फार्मर भी उतना ही सशक्त होगा। प्रधानमंत्री जी का जो मिशन है डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ द टेक्नोलॉजी, ये वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट नोबल विजन है, क्योंकि नॉर्मली लोग टेक्नोलॉजी पे पेटेंट लगाते हैं, उसके ऊपर प्राइसिंग, लाइसेंसिंग, ये सब करते हैं, बट हमारे देश में लीडरशिप चाहती है टेक्नोलॉजी लास्ट माइल तक एक्सेसिबल रहे, और उसके लिए हम स्मार्टफोन्स भी अपनी कंट्री में डेवलप कर रहे हैं, हम इंटरनेट भी सबसे सस्ता कर रहे हैं, हम कैपेसिटी बिल्डिंग भी कर रहे हैं। आप देखिए, हमारे यहाँ पे जब वुमेन वर्क करती है, रूरल वुमेन या द अर्बन स्मॉल स्केल वुमेन है, तो वो अलोन नहीं वर्क करती है, हमारे पास वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप का बहुत बड़ा बेस है। सो हम कितने माइल्स, कितने लेयर्स में ट्रेनिंग दे सकते हैं, सो दैट हमें कोई भी ऐसा एरिया ना हो जहाँ पे वैक्यूम दिखाई दे और एक जना दूसरे का हाथ पकड़े, दूसरा तीसरे का हाथ पकड़े। इस तरह से हम टेक्नोलॉजी को लास्ट माइल तक ले जा सकते हैं। हम डेटा इसी तरीके से अपवर्ड लेके जाएंगे और टेक्नोलॉजी की फैसिलिटेशन लास्ट माइल तक लेके जाएंगे। और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि हम लोग क्लस्टर्स में वर्क करते हैं, हमारी सिविल ऑर्गेनाइजेशंस बहुत स्ट्रांग है, हमारी वॉलंटियरिंग ऑर्गेनाइजेशंस बहुत स्ट्रांग है, और हमारी इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशंस, एकेडमिक ऑर्गेनाइजेशंस बहुत स्ट्रांग है। सो हम मल्टी डायमेंशनल फोरम पे वर्क करते हैं। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अलोन यूथ नहीं, फार्मर है, वुमेन है, MSMEs है, इन सब में। और मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताती हूँ कि हमें हमेशा टेक्नोलॉजी का नो हाउ जानने की जरूरत नहीं है। हमें ये नहीं पता है कि मशीनें कैसे काम करती है, UPI पेमेंट के पीछे कौन से कोड्स रन करते हैं, हमें बस इतना मालूम है कि उसमें हमारा पैसा सेफ डिलीवर होता है। तो हम एप्लीकेंट साइड पे हैं, लेकिन वो एप्लीकेशन भी लास्ट माइल के लिए सिर्फ इतनी रहेगी कि उसको अपनी क्रॉप की डिटेल डालनी है और उसको एक समरी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की तरह से उसको मिल जाएगी। अब उसके पीछे क्या प्रोग्रामिंग रन हो रही है वो इंजीनियर्स रन कर लेंगे, उसको डिफरेंट लैंग्वेजेस में रन करना है, हमारे पास अपनी भाषिणी है। सो हम इतने प्रिपेयर्ड हैं, और इसका असर आप बहुत कम टाइम में देखेंगे ग्राउंड के ऊपर, क्योंकि हमने लेयर्स में प्रिपरेशन करी है। आज यूनिवर्सिटीज, प्रीटी मच सारे IITs हैं जो AI के ऊपर कोर्सेज रन कर रहे हैं, पब्लिक के लिए अवेयरनेस सिस्टम्स रन कर रहे हैं, सिविल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज रन कर रही हैं, गवर्नमेंट खुद प्रोग्रामिंग के थ्रू, टीचिंग के थ्रू, या फिर कर्मयोगी भारत के थ्रू बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स जनरेट कर रही है कि जब आप चाहें तब सीखें, पर सीखें जरूर। बिल्कुल, जो सीखना है वो बहुत ज़रूरी है इसमें, और इसी के लिए जो ये महाकुंभ है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा अवसर भी है। शैलेंद्र, आपसे समझना चाहेंगे, भारत मंडपम में आप लगातार मौजूद हैं, किस तरह के पवेलियंस वहाँ पर लगे हैं, किस तरह की तकनीक वहाँ पर दिखाई जा रही है, विशेषकर जब आप स्वदेशी AI की बात बता रहे थे? देखिए, 600 से ज़्यादा स्टार्टअप्स जो AI में काम करते हैं उनकी प्रदर्शनी यहाँ है, लेकिन सिर्फ स्टार्टअप नहीं, बड़ी बड़ी कंपनियाँ जो तकनीक में आगे बढ़ रही हैं, भारतीय कंपनियाँ और ग्लोबल कंपनियाँ, उनके स्टॉल्स यहाँ पर हैं। किस तरह से AI अलग अलग सेक्टर्स में दुनिया बदल रहा है और बदलने वाला है, इसकी एक पूरी झलक है। हेल्थ केयर सेक्टर में किस तरह से डॉक्टरों को और हेल्थ वर्कर्स को मदद मिलने वाली है, किस तरह से बच्चों के खिलौनों में भविष्य के खिलौने कैसे होंगे, और उसकी एक झलक है।
कैसे एग्रीकल्चर में इसका फ़ायदा होने वाला है, इसकी झलक यहाँ पर दिखाई देती है। कैसे कोचिंग में, खेल कोचिंग में किस तरह से एआई आपको मदद करने वाला है, उसकी झलक यहाँ पर दिखाई देती है। कैसे भविष्य की बाइक होगी जो एआई से आपको दुर्घटनाओं से बचाने में मदद करेगी रडार सिस्टम के जरिए, या फिर अगर दुर्घटना होती है तो 4 आपके परिवार के लोगों को लोकेशन मिल जाएगी एक संदेश के जरिए। शैलेंद्र, कौन से स्वदेशी मॉडल है जो चर्चा बटोर रहे हैं? ऑटो सेक्टर, ये देखिए, हम जानते हैं कि एक सरल जो स्वदेशी मॉडल है जिस पर हम देख रहे हैं कि भारतीय भाषाओं में कैसे पूरा एक सॉवरेन एआई की जो बात की जाती है वो कैसे डेवलप हुआ है। क्योंकि हम जब एआई में आगे अग्रणी देश बनने की चर्चा करते हैं तो हमारा अपना मॉडल हो उसकी बड़ी चर्चा होती है। हम जानते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी ने तमाम स्टार्टअप को और तमाम कंपनियों को या फिर इंस्टीट्यूशन को फंड किया है और उससे नए नए मॉडल निकल कर आ रहे हैं। अब से थोड़ी देर पहले मैं एक जगह पर गया था जहां पर कैसे भारत की जो सिक्योरिटी है, जो सुरक्षा व्यवस्था है, कैसे राज्यों की कानून व्यवस्था है वो बेहतर हो, उसमें एआई मॉडल्स का कैसे राज्यों की पुलिस उपयोग कर रही है, कैसे इसका उपयोग जेलों में हो रहा है, तो वो सब मॉडल्स रखे गए हैं। इसके साथ ही साथ सीडेक ने एक मॉडल बनाया है कि अगर कोई अच्छे से बोल नहीं सकता, अपनी बात बता नहीं सकता, तो सिर्फ उसके दिमाग में एक मशीन लगा के उसे एक तरह से क्या चाहता है, खाना मांग रहा है या फिर अपनी बात कहना चाहता है, उसको जाना जा सकता है सिर्फ आंखें देखकर। तो इस तरह के एआई के मॉडल्स यहाँ रखे गए हैं जो पूरी तरह से स्वदेशी हैं। और साथ ही साथ अलग अलग जो मंत्रालयों के पवेलियन है वो किस तरह से पहल हुई है उस मंत्रालय में एआई को लेकर। हम जानते हैं कि यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय का जो पवेलियन है वो पूरा एआई सिस्टम इकोसिस्टम। बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। हम अपने दर्शकों को बता दें, क्रोएशिया के प्रधानमंत्री आंद्रे प्लेनकोविच ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। क्रोएशिया के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। तो विश्व भर के जो शीर्ष नेतृत्व हैं प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर रहे हैं, एआई इम्पैक्ट समिट में भाग लेने आए हैं। तो अपने आप में जब हम नवाचार की बात करते हैं, तकनीकी आदान प्रदान की बात करते हैं, द्विपक्षीय संबंधों की बात करते हैं, मजबूती की बात करते हैं और तमाम क्षेत्रों की बात करते हैं, तो उनमें ये मुलाकात बेहद महत्वपूर्ण हो जाती हैं। ये दृश्य हैं जब क्रोएशिया के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। तो क्रोएशिया के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बेहद महत्वपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों को लेकर, तकनीकी कूटनीति को लेकर और उसके साथ ही तकनीक के आदान प्रदान को लेकर और एआई के भविष्य को लेकर, क्षमता निर्माण को लेकर, इसमें दोनों देशों के सहयोग को लेकर, विशेषकर जब हम पोर्ट की बात करते हैं, पर्यटन की बात करते हैं और कौशल विकास के निर्माण की बात करते हैं, उसको देखते हुए बेहद महत्वपूर्ण ये मुलाकात है। तो दुनिया भर के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर रहे हैं जो एआई समिट में भाग लेने आए हैं। और ये क्रोएशिया के प्रधानमंत्री आंद्रे प्लेनकोविच के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के दृश्य आप देख रहे हैं, अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। द्विपक्षीय संबंधों को लेकर और तकनीकी नवाचार को लेकर और तकनीकी नवाचार में सहयोग को लेकर, दुनिया को एक नए भविष्य की दिशा दिखाने को लेकर। तो क्रोएशिया के प्रधानमंत्री आंद्रेज प्लेनकोविच ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की।
और हमारे साथ प्रोफेसर काव्या बनी हुई हैं और हमारे साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र भी बने हुए हैं। प्रोफेसर काव्या, जिस तरह से हम देख रहे हैं लगातार सुबह से ही जो वर्ल्ड लीडर्स हैं वो प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर रहे हैं। प्रोफेसर काव्या इस वक्त हमारे साथ मौजूद नहीं है, हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। शैलेंद्र, जिस तरह से विश्व भर के जो वैश्विक नेता हैं उनसे प्रधानमंत्री की मुलाकात हो रही है और जैसे कि हम बता रहे हैं ग्लोबल टेक लीडर से प्रधानमंत्री की मुलाकात हो रही है और अपने आप में ये मुलाकातें बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं जब हम एआई के भविष्य को लेकर बात करते हैं और संभावनाओं के साथ साथ जो कहीं चुनौतियां भी हैं उनको भी लेकर बात करते हैं, जिसमें कि जो रोजगार है वो एक बहुत बड़ा सवाल बनकर उभरा था। लेकिन जब हम देखते हैं कि कौशल विकास होगा तमाम क्षेत्रों में, हर वर्ग को मौका मिलेगा आगे आने का, तो दीर्घकालिक रूप से ये किस तरह से रोजगार के और नए अवसर खोलेगा? देखिए, दुनिया इस एआई सम्मेलन की तरफ देख रही है जहां तमाम ग्लोबल लीडर्स भारत पहुंचे हैं और हम देख रहे हैं, आप तस्वीरों में दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी हो रही है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एआई इकोसिस्टम जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत जिसमें अग्रणी देश बनने की ओर आगे बढ़ रहा है, उसमें सबसे ज़रूरी ये है कि हमारा अपना इकोसिस्टम हो जिसमें हम आगे बढ़ सकें, यानी कि अपना मॉडल हो, एआई मॉडल हो। उसके लिए ज़रूरी क्या है? उसके लिए ज़रूरी है एनर्जी, जो एक तरह से टेक की बात हो रही है, यानी जो डाटा सेंटर हम लगाते हैं उसके लिए बहुत ऊर्जा की निर्बाध आपूर्ति होनी चाहिए, तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेहतर होना चाहिए। इसके साथ ही साथ हमारे अपने लैंग्वेज मॉड्यूल होने चाहिए और ट्रस्ट होना चाहिए। तो भारत ने पूरा वो एक इकोसिस्टम बनाया है जिसमें दुनिया जानती है कि भारत जब कोई सोल्यूशन बनाता है, भारत जब किसी क्षेत्र में आगे जाता है तो आम लोगों तक वो तकनीक की पहुंच आसान होती है क्योंकि वो अफोर्डेबल होती है और हमने देखा है यूपीआई में किस तरह से तमाम दुनिया उसको अपना रही है। तो इसलिए इस एआई सम्मेलन के जरिए एक संदेश भी है कि भारत तेजी से अग्रणी देश के तौर पर एआई में उभर रहा है। दूसरी बात यह है कि दुनिया के किसी देश के पास उतने संख्या में मानव संसाधन नहीं है, ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, यानी स्किलिंग और अप स्किलिंग के सेक्टर में भारत के जो इंस्टीट्यूशन काम कर रहे हैं, हमारी जो आईआईटी और हमारी तमाम अन्य यूनिवर्सिटी जो काम कर रही हैं, उससे भविष्य में एआई की ज़रूरतों के लिहाज से जो मैन पावर की ज़रूरत है वो हम न केवल भारत की ज़रूरतों को पूरा करेंगे बल्कि दुनिया भर की ज़रूरतों को पूरा करने वाले। तीसरी बात यह है कि जब अफोर्डेबल हेल्थ केयर की बात होती है या फिर किसी एग्रीकल्चर सेक्टर में या फिर शिपिंग सेक्टर में, बिल्कुल तमाम क्षेत्रों में नई संभावनाएं नजर आती हैं। आगे भी जानकारी आपसे लेते रहेंगे शैलेंद्र, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।